Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Fukushima wastewater release by Japan. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially with respect to nuclear disaster point of view. तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इस आर्टिकल का. देखिए 2011 में जापान के अंदर एक मैसिव सुनामी आया. जापान का जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे एक मैसिव सुनामी आया. दैट सुनामी वाज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ बीनीथ द सी अर्थक्वेक. तो सी सरफेस या बीनीथ द सी अर्थक्वेक आया जिसके कारण एक सुनामी आया एंड दैट लेड टू डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन जापान. यहाँ पे कहीं पे जापान के प्रोविंस में, जापान के ईस्टर्न प्रोविंस में फुकुशिमा पावर प्लांट के फंक्शनिंग में डिसरप्शन आया. हुआ क्या कि पावर फेलियर हो गया. पावर फेलियर होने के कारण कूलेंट सप्लाई नहीं हो पाया. नॉर्मली जो कूलेंट होता है वो वाटर या हेवी वाटर इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. तो कूलेंट सप्लाई नहीं हो पाया. कूलेंट सप्लाई का मेन काम होता है एक्सेसिव हीटिंग को अवॉइड करना ताकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना हो. क्योंकि जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे तो दीज आर चेन रिएक्शंस. तो जो भी फिजन रिएक्शन होता है उसमें एक लार्जर न्यूक्लियस ब्रेक करता है स्मॉलर न्यूक्लियसेस में और उसमें बाद एनर्जी रिलीज होती है. बट दैट लीड्स टू अ चेन रिएक्शन. 3 more न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड एंड दे लीड टू चेन रिएक्शन वन आफ्टर अनदर. ये एक फिजन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कैसे होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. तो अगर इस चेन रिएक्शन को रोका नहीं गया तो एक्सेसिव हीट रिलीज हो सकता है एंड दैट में लीड टू लीक ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स. तो वही हुआ इस केस में. यहाँ पे पावर फेलियर होने के कारण बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक लेड सुनामी पावर फेलियर हुआ. इस कारण से कूलेंट और मॉडरेटर दोनों ही सप्लाई नहीं हो पाया एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट लीड टू रेडियो एक्टिव लीक जिसको हम लोग फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर नाम से जानते हैं. इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर दैट जापान हैड एवर सीन. तो ये फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर होने के कारण आसपास में रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो गए इस फुकुशिमा प्रोविंस के अंदर. अब काफ़ी सालों तक तो इस एरिया को अबैंडन कर दिया गया. दिस वाज अनइनहैबिटेबल. इस एरिया में कोई रहता नहीं था. इसको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया गया. लेकिन अब जापान ने प्रोसेस शुरू किया है इस एरिया को वापस से रिकवर करने का, यहाँ पे वापस से सेटलमेंट शुरू करने का. और इसके लिए जापान ने फैसला किया कि यहाँ पे जो भी वाटर है, जो भी वेस्ट वाटर है, बेसिकली ये जो कूलेंट इस्तेमाल किया गया कूलिंग पर्पस के लिए वो ठीक से तो काम कर नहीं पाया. बट उस कूलेंट के अंदर काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्फ्यूज हो गया. उसके अलावा रेन वाटर वगैरह या जो भी आसपास की वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जो भी वाटर है उसके साथ साथ काफ़ी सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला हुआ है. तो अब जापान ने प्रोसेस शुरू किया है इस रेडियो एक्टिव वाटर को जो फुकुशिमा प्रोविंस में इकट्ठा है उसको पैसिफिक ओशन में डिस्चार्ज करने का. तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है पैसिफिक ओशन में डिस्चार्ज होगा जो आसपास के देशों के लिए और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं इन द कोस्टल प्रोविंस उनके लिए खतरा बन सकता है, उनके लिए कैंसर का कारण बन सकता है. बिकॉज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस रेडियो एक्टिविटी दे कीप ऑन रिलीजिंग हार्मफुल emissions that may have damage to the skin and in some cases they may lead to damage to other deeper organs as well as it may lead to cancer also. तो नेचुरल सी बात है कि जब जापान फुकुशिमा वेस्ट वाटर को पैसिफिक में रिलीज करने का प्लान बना रहा है सो देयर विल बी ऑब्जेक्शन फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक रसिया, जापान एंड कोरिया. क्या कंसर्न्स हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया द रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर हेल्थ इम्पैक्ट्स का कंसर्न है इस फुकुशिमा वेस्ट वाटर के रिलीज से. लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि ये जो
वाटर रिलीज कर रहा है जापान, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे पॉलिटिक्स भी होती है। जापान यूएस का एक अलाई है और IAEA में यूएस का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो हो सकता है कि जापान के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यूएस के इन्फ्लुएंस में आकर के IAEA ऐसा कह रहा हो, बट जो भी हो रसिया चाइना अपोज कर रहे हैं, जापान वेस्ट वाटर रिलीज़ करने को प्लान कर रहा है और IAEA ने कहा है कि जापान का ये जो प्लान है ऑफ रिलीजिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम फुकुशिमा इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एज पर IAEA स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये सारे एजेंसीज हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, फॉर एग्जांपल FAO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस होते हैं जो एजेंसीज, दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस बट दे हैव सम अग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशन इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज सर्टेन फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, वही यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। ये जो एजेंसी जिनको हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जैसे कल हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की, ये भी एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। दे आर नॉट डायरेक्टली और फॉर्मली पार्ट ऑफ UN बट दे हैव एन अग्रीमेंट विथ UN इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज सर्टेन फंक्शन ऑफ UN। IAEA का हेडक्वार्टर देख लीजिए, इट इज़ इन वियना ऑस्ट्रिया। आजकल APSC ने हेडक्वार्टर वापस से पूछना शुरू कर दिया है। इस साल उन्होंने सिप्री का हेडक्वार्टर पूछा था। IAEA got Nobel Peace Prize in 2005 for their work for safe and peaceful world because IAEA का मेन गोल है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फुकुशिमा वेस्ट वाटर रिलीज 2011 में सुनामी इंड्यूस्ड न्यूक्लियर डिजास्टर इन फुकुशिमा जापान हुआ एंड इस कारण से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लीक हुए एंड दैट इज़ वाई द सराउंडिंग वाज अबैंडन्ड सिंस देन। लेकिन रिसेंट टाइम में जापान इज प्लानिंग टू रिलीज फुकुशिमा रेडियो एक्टिव वाटर इन द पैसिफिक। दिस इज बीइंग अपोज्ड बाय रसिया एंड चाइना एंड IAEA हैज जस्टिफाइड जापान्स एक्शन। IAEA का हेडक्वार्टर है इन वियना ऑस्ट्रिया, created in 1957 to prevent misuse of nuclear technologies। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियन रिफाइनर्स रिपोर्टेड टू बी यूजिंग युआन टू परचेज ऑयल फ्रॉम रसिया। सरल भाषा में इंडिया और रसिया के बीच में ट्रेड हो रहा है इन युआन, चाइना की करेंसी में हम रसिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आखिर हम इंडियन रुपी में रसिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? सब कुछ देखते हैं। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई लास्ट ईयर। उसके बाद रसिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिया वेस्टर्न इकोनॉमीज ने, US एंड इट्स एलाइज इन वेस्टर्न यूरोप रीजन, उन्होंने रसिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए। तो अब रसिया डॉलर में पेमेंट नहीं ले सकता था। रसिया वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज़ को पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस बेच नहीं सकता था। तो रसिया पेट्रोल और नेचुरल गैस में काफ़ी रिच कंट्री है, लेकिन अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो काफ़ी सारा ऑयल या नेचुरल गैस रसिया से ख़रीदते थे, उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑयल और नेचुरल गैस रसिया से ख़रीदना कम कर दिया। So naturally Russia was looking for some other trade partner in order to sustain its economy और ऐसे हालत में इंडिया emerged out to be the able partner for Russia। और इंडिया के लिए भी फ़ायदा था, इंडिया को सस्ते दामों पे क्रूड ऑयल मिल रहा था रसिया से, नेचुरल गैस मिल रहा था रसिया से। सो इंडिया स्टार्टेड टू बाई क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम रसिया। ये इंडिया की काफ़ी आप कह सकते हैं बोल्ड डिप्लोमेसी थी। जब वेस्टर्न इकोनॉमीज रसिया पे ट्रेड सैंक्शंस लगा रहे थे, तब इंडिया ने रसिया के साथ ऑयल और नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट है उसको मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। सो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी इज़ नेशनल इंटरेस्ट। तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट इससे पूरा हो रहा था। अगर इंडिया ने वेस्ट इकोनॉमीज़ के दबाव में, US के दबाव में रसिया के साथ ऑयल और नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दिया होता, तो इंडिया के अंदर अभी जो पेट्रोल या डीजल के जो प्राइस 90-95 के आसपास हैं, दे कुड हैव रॉकेटेड अप टू 200 रुपीज़ पर लीटर। तो ये है शार्प एंड बोल्ड डिप्लोमेसी दैट हेल्प्ड
इन प्रिवेंटिंग अ मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया। बट हमने एक बोल्ड स्टेप लिया, वेस्टर्न इकोनॉमीज या यूएस के दबाव में हम नहीं आए, तो रसिया के साथ हमने अपना ट्रेड मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। आप देखिए ये डायग्राफ से भी आपको समझ आएगा। पहले हमारे मेजर ऑयल सप्लायर थे इराक और सऊदी अरबिया, और रसिया से काफ़ी कम हम खरीदते थे ऑयल। जनवरी 2022 तक या फरवरी 2022 तक ऐसे हालात हैं। आज के डेट में आप देखिए सबसे ज़्यादा ऑयल हम लोग रसिया से ख़रीद रहे हैं। जब रसिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगे, इंडिया स्टार्टेड टू बाई मोर एंड मोर ऑयल फ्रॉम रसिया एंड दैट टू इन इंडियन रुपी। इसने इंडिया को काफ़ी सारे तरीके से मदद की। लेकिन अब हाल फिलहाल में न्यूज़ क्या निकल कर के आ रही है कि रसियन एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव स्टॉप्ड टेकिंग पेमेंट इन इंडियन रुपी। देखिए यहाँ कैसे बताया जा रहा है कि इंडिया वॉज फोर्स टू पे रसिया इन चाइनीज़ युआन करेंसी फॉर क्रूड ऑयल इट परचेज बिकॉज रसिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इंडियन रुपी फॉर क्रूड ऑयल पेमेंट। रसिया ने इंडियन रुपी को पेमेंट के तौर पे लेने से मना कर दिया हाल फिलहाल में। ऐसा क्यों किया रसिया ने, वो भी ज़रा समझिए। देखिए इंडिया और रसिया के बीच का ट्रेड मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया है, और उसमें भी ज़्यादातर जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय इंडिया। तो इंडिया का एक ट्रेड डेफिसिट है अबाउट $35 बिलियन विथ रिस्पेक्ट टू रसिया, यानी कि हम खूब सारा तेल खरीद रहे हैं रसिया के साथ, और हमारे ऊपर ट्रेड डेफिसिट हुए जा रहा है, और हम पेमेंट कर रहे हैं रुपए में रसिया को। तो रसियन एक्सपोर्टर्स के पास बहुत सारा रुपया जमा हो गया है, और रुपया कोई हार्ड करेंसी या ग्लोबल करेंसी तो है नहीं। सो आप देखिए, with high trade gap in favor of Russia, Moscow believes that it will end up with annual rupee surplus of $40 billion। इतना सारा रुपया उसके पास एक्सेस में हो जाएगा तो वो करेगा क्या इस रुपए का? ये एक मेजर कंसर्न है रसियन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो एक साल तक तो लगभग उन्होंने हमें क्रूड ऑयल बेचा और रुपए में पेमेंट लिया, लेकिन अब उनके पास लगभग $40 बिलियन के आसपास का रुपए में सरप्लस हो गया है, स्टॉक इकट्ठा हो गया। एंड दैट इज़ हाउ नाउ दे नो कि दे वॉन्ट बी एबल टू यूज़ दिस अमाउंट ऑफ कैश इन टर्म्स ऑफ रुपी, क्योंकि इंडिया के साथ उनका इतना ज़्यादा ट्रेड है नहीं, और ट्रेड है भी तो इंडिया के पास डेफिसिट है, यानी कि इंडिया मेजर इंपोर्टर है। इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता तो अलग बात थी। दैट इज़ वाई रसिया हैज़ स्टॉप्ड टेकिंग पेमेंट इन इंडियन रुपी। बट इसका सीधा सीधा निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? डॉलर हम इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, रुपी में पेमेंट वो लेना बंद कर दिया उन्होंने, तो अब हम पेमेंट करना होगा हमें युआन में। एंड दिस इज़ हाउ युआन विल स्लोली स्टार्ट टू गेट मोर एंड मोर इंटरनेशनलाइज्ड। युआन इज एनी वे कंसिडर्ड अ हार्ड करेंसी दीज डेज, एंड नाउ इट विल गेट मोर इंटरनेशनलाइज्ड। एंड दिस इज़ हाउ युआन, विच इज़ करेंसी ऑफ चाइना, मे और माइट इमर्ज एज ए कंटेंडर टू द यूएस, क्योंकि दुनिया जो है वर्ल्ड इकोनॉमीज आर लुकिंग फॉरवर्ड, खासकर कंट्रीज लाइक इंडिया, रसिया, चाइना आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर the process or phenomena of de-dollarization, means reducing their excessive dependence on international trade in dollar। वैसे हालात में इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट इट्स ओन करेंसी रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हो क्या रहा है, रुपया तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। नाउ मोर एंड मोर युआन विल बी यूज्ड, तो डी-डॉलराइजेशन होगा एक तरफ, वो तो चलिए एक बात है, डॉलर का इस्तेमाल कम होगा, लेकिन दैट विल ऑन द अदर पार्ट लीड टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ युआन विच विल मेक पोजीशन ऑफ चाइना इवन मोर स्ट्रॉन्गर। दैट इज़ ए कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया रसिया ट्रेड इन युआन। तो रसिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ, वेस्ट इंड्यूस्ड ट्रेड सैंक्शंस ऑन रसिया लगे, और उसके बाद इंडिया स्टार्टेड टू बॉय रसियन ऑयल और स्टार्टेड टू मेक पेमेंट इन रुपी। तो इंडिया रसिया ट्रेड वेंट अप बाय 7 to 8 times in last fiscal, बट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड डेफिसिट फॉर इंडिया। और रसियन एक्सपोर्टर्स पहले तो रुपए में पेमेंट ले रहे थे, बट नाउ दे आर हैविंग एक्सेसिव इंडियन रुपी एंड दस दे हैव रिफ्यूज टू टेक फर्दर पेमेंट इन रुपी, एंड हेंस नाउ India is bound to make payment in yuan. The next article is about International Conference on Green Hydrogen, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, अभी ग्रीन हाइड्रोजन हो, ब्लू हाइड्रोजन हो, ग्रे हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, उन हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं है, बट इनको अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं, ग्रे, ब्लू या ग्रीन, on the basis of the process that is used for production of the hydrogen. For example, अगर natural gas से अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं and in that process if we release CO2 in the atmosphere, तो ये
एनवायरनमेंट पॉल्यूटिंग प्रोसेस हुआ, इसलिए इस तरीके से जो प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन है उसको हम लोग कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगर हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं बट CO2 रिलीज हो रहा है, लेकिन उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ करने के बजाय अगर हम अंडरग्राउंड स्टोर करके रख रहे हैं, तो ये ग्रे हाइड्रोजन से रिलेटिवली क्लीनर मेथड हुआ। कम से कम CO2 एटमॉस्फेयर में तो रिलीज नहीं हो रहा है। ऐसे प्रोसेस से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। और एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें हम लोग वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी किसी ग्रीन सोर्स या रिन्यूएबल सोर्स से लेकर के आए। जैसे कि मान लीजिए सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आए और उससे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराए, जिससे हाइड्रोजन बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया एटमॉस्फेयर में। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इसको हम लोग कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज़ एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड दैट हैज़ लेड टू प्रोडक्शन ऑफ दिस हाइड्रोजन, क्योंकि ओवरऑल हम एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो भारत ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, उसके बारे में देखेंगे। बट उसके पहले आप समझिए कि हाइड्रोजन के कई सारे यूजेज हैं। हाइड्रोजन इज ए मैसिव रिजर्व ऑफ एनर्जी। अगर हम हाइड्रोजन का लार्ज और कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो उसका अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अमोनिया बनाने में काम आएगा, दैट अल्टीमेटली विल हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, दैट इज़ यूरिया। रॉकेट के फ्यूल में, क्रायोजेनिक रॉकेट के फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के अंदर, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के अंदर हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग सच फ्यूल सेल ऑल्सो। फ्यूल सेल मतलब बैटरीज। एक तरफ से हाइड्रोजन डालिए और हाइड्रोजन से आप प्रोटॉन निकाल लीजिए और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन लेकर के आइए, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, और इस तरीके से ये बैटरी बना सकते हैं आप, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो हाइड्रोजन इज़ ओवरऑल अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर हाइड्रोजन का हमने प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करना शुरू कर दिया तो द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी डेफिशिएंसी could be addressed and that will be environment friendly approach also। इसीलिए इंडिया ने लॉन्च किया है इसी साल 2023 में ही हमने लॉन्च किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसमें लगभग 20,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया जा रहेगा। गोल है इंडिया को हाइड्रोजन प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बनाना, ताकि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, इनको याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट हैं। सिप कंपोनेंट, सिप कंपोनेंट स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप में क्या किया जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा। एंड साइट प्रोग्राम, ये जो कंपोनेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर आपने देखा ग्रीन हाइड्रोजन में क्या किया जा रहा है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जा रही है। तो साइट प्रोग्राम अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन will aim at producing more and more electrolyzers for production of green hydrogen। न्यूज़ में क्यों था ग्रीन हाइड्रोजन? क्योंकि 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया है भारत सरकार ने हाल फिलहाल में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, इन ऑर्डर टू सीक कोऑपरेशन फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स एंड अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिया टू प्रोड्यूस एंड सक्सेसफुली रन इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रन तो कर दिया है, लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट से सपोर्ट लेने के लिए हाल फिलहाल में भारत सरकार ने शुरू किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है जी? हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाया इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इसको ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट which makes this process environment friendly, and hence this hydrogen produced in this process is known as green hydrogen। Usage of hydrogen, अमोनिया बनाने में काम आता है which ultimately helps in fertilizer production। रॉकेट के फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है, फ्यूल सेल की तरह इस्तेमाल हो सकता है, ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन launched in January 2023 with budgetary allocation of 20,000 करोड़। गोल टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट। इसके 2 मेन कंपोनेंट है, सिप कंपोनेंट, focus at PPP public private partnership for hydrogen production, and site program which will aim at electrolyzer production।
इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about dark pattern, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 cyber security point of view. Dark pattern होता क्या है? देखिए, अनएथिकल यूजर इंटरफेस जो हमें ऐसा कुछ करवा देते हैं जो हम करना नहीं चाहते. मतलब दे मिसलीड टू अस और ट्रिक अस टू डू समथिंग और एक्ट इन अ सर्टेन मैनर विच इज़ अनइंटेंडेड बाई अस. ऐसा कुछ भी हमसे क्लिक करवा दिया, ऐसा कुछ भी जो हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं है, छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया, कुछ भी देख के लगता है कि ओके फाइन क्लिक कर दो. आदत है ना ओके यस करने की, उसमें कुछ ऐसा क्लिक करा दिया जो हम करना नहीं चाहते थे. अननेसेसरी जो काउंटडाउन चलते हैं ऑनलाइन डील्स के, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं डार्क पैटर्न के. फाइन प्रिंट में कंडीशंस, एकदम छोटे छोटे अक्षरों में कंडीशंस लिख देता है और हमसे साइन करा लेता है, यस टिक करा लेता है. कैंसिलेशन बटन जो है वो छुपा देता है. कहीं मान लीजिए कि आप कोई सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहते हो, कैंसिलेशन बटन ही आपको नहीं दिखेगा, ऐसा कलर होगा उसका. साइलेंटली स्टार्ट चार्जिंग क्रेडिट कार्ड, आपसे यस टिक करा लेगा, आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना शुरू कर देगा. यूज ऑफ डल कलर्स डेलिबरेटली टू हाइड इंफॉर्मेशंस विच द सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट वांट यू टू सी. तो कस्टमर्स को जानबूझ करके ट्रिक करना और ऐसे काम करा देना जो वो नहीं करना चाहता इस डार्क पैटर्न. जैसे अमेजन पे यूरोपियन यूनियन ने, अमेजन जो OTT प्लेटफॉर्म है, इस पे यूरोपियन यूनियन ने फ़ाइन लगाया था. क्यों? क्योंकि अमेजन का जो अमेजन सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो बड़े आसानी से सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको कैंसिल करना चाहें तो उस प्रोसेस को उसने इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि आप कैंसिल ही नहीं कर पाओगे. ऐसा बना रखा था यूरोपियन यूनियन में. और ऑटो पेमेंट होता रहता है हर महीने लोगों के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, और कैंसिलेशन प्रोसेस को डिफ़िकल्ट बना रखा था. तो इस कारण से यूरोपियन यूनियन ने अमेजन के ऊपर फाइन लगाया था. हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है ये द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क पैटर्न? क्योंकि भारत सरकार ने भी अब ई-कॉमर्स कंपनियों पे, जो भी हमारे यहाँ पे कंपनियाँ हैं, अमेजन या अपना फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब के ऊपर भारत सरकार ने इन सब के लिए एक गाइडलाइंस रिलीज़ किया है ताकि ये कंपनियां डार्क पैटर्न्स को अपने अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर पाए. तो सेंटर हैज़ आस्क्ड ई-कॉमर्स कंपनीज नॉट टू यूज डार्क पैटर्न्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म. और भारत सरकार ने एक 17 मेंबर की टास्क फोर्स भी बनाई है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम डार्क पैटर्न. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. डार्क पैटर्न पे ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है. क्या है डार्क पैटर्न जी? अनएथिकल यूजर इंटरफेस है विच मिसलीड द यूजर टू डू समथिंग विच इज़ अनइंटेंडेड. SEO से रिलेटेड पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है. अफगानिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ SEO. तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, अपने आप आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 1 और 2 ओनली. इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं. और बेस इफेक्ट इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट. दैट इज बेस इफेक्ट. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.